स्पेशल रिपोर्ट का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों के नेम प्लेट लगाने के आदेश पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दुकानदारों ने अपनी दुकानों से नेम प्लेट को हटाया है। मुजफ्फरनगर में निसार और आरिफ फल वालों ने नेम प्लेट अब हटा दी है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। यूपी सरकार के कांवड़ रूट पर दुकान के नाम वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने यूपी के साथ साथ एमपी और उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस जारी किया है। अब शुक्रवार को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। तब तक दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं, दुकान पर नाम लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ खाने के सामान की जानकारी देनी है। दुकान के प्रोडक्ट की जानकारी देनी होगी। बताना होगा कि खाना मांसाहारी है या शाकाहारी। एक एनजीओ और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत कुछ और लोगों ने यूपी सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट का ये नजरिया था क्या कि किस तरह का खाना सर्व होता है, वेज या नॉन वेज, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन कंपैरिजन टू उसको कौन सर्व कर रहा है। कोर्ट ने पिटीशन का संज्ञान लेते हुए नोटिस इशू किया है और यह नोटिस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के खिलाफ इशू हुआ है। अगली इसकी सुनवाई फ्राइडे को फिक्स है। The Supreme Court has ruled in our favor and has granted a stay of all directives and has no shopkeeper, no owner of any establishment will need to display his or her name. कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का स्वागत किया है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। जेडीयू शुरू से ही इस फैसले का विरोध कर रही थी। सत्य में उठाएंगे, पर सबसे बड़ा मुद्दा ये जो विभाजनकारी जाति प्रथा के आधार पर, धर्म के आधार पर करने का प्रयास हो रहा है कांवड़ यात्रा में, उसको आज हमने 267 में नोटिस दी। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं। हमारा एप्रीहेंशन था कि इससे समाज में विभाजन पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया, धन्यवाद। नंबर 2, मैं चाहता हूं कि इस कांवड़ यात्रा के समूचे रूट पर शराब और मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि जो तीर्थ यात्री हैं उनको धार्मिक राहत के साथ। नगीना से सांसद बने चंद्रशेखर आजाद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार पर तीखा तंज कसा है। डिस्क्रिमिनेशन ये देश सदैव झेलता रहा, अब और कितना बांटोगे? क्या माथे पे लिखवा ले लोग क्या करें? कैसे आपको भरोसा होगा कि सब लोग प्रेम भाव से रहना चाहते हैं? देखिए, भाजपा पहले प्रयोग करती है, फिर उसका उपयोग करती है। पहले भी कई प्रयोग हुए, राजनीतिक प्रयोग है, उम्मीद है उनको लगता है इसका उपयोग होगा, लेकिन जब तक हम जैसे लोग हैं हम बटने नहीं देंगे लोगों को। और मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूं, जिनका आर्थिक नुकसान करने के लिए बीजेपी कर रही है, उनके बच्चों का क्या होगा? वो भी इंसान है। अखिलेश यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खुशी जाहिर करते हुए यूपी सरकार पर बड़ा निशाना साधा। से दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। इसीलिए फैसला चाहे इस बात का लिया जा रहा हो कि दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा जाए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी भोजनालयों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देश दिए थे। उसके बाद यूपी सरकार ने शुक्रवार को इस फैसले को पूरे राज्य में बढ़ा दिया था। यूपी सरकार के इसी फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद सियासत भी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है।
58 साल पहले तत्कालीन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं और उनकी गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाई गई थी। आरएसएस ने जहां इस फैसले का स्वागत किया, वहीं विपक्ष इस पर हमलावर हो गया है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक पर लगी उस पाबंदी को हटा लिया गया है जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस के कार्यक्रम में जाने पर मनाही थी। केंद्र सरकार के कर्मचारी अब आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। सरकारी कर्मचारी अब संघ के किसी भी गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने 58 साल से लगे प्रतिबंध को खत्म कर दिया है। आपको बताएं कि इससे पहले हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश जैसे राज्य सरकारों ने भी इस पर प्रतिबंध खत्म कर चुके हैं। यानी कि एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। हालांकि इसको लेकर राजनीति भी अब चरम पर आ गई है। केंद्र सरकार ने 58 साल पुराने इस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। आरएसएस ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। वो अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक कार्य करने वाले संगठन के गतिविधियों में भाग लेने के लिए पाबंदी लगाई गई थी। शासन ने, वर्तमान के शासन ने आज उस पाबंदी को जो हटाया है, ये निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये निर्णय पुष्ट करेगा। विपक्षी दलों ने सरकार के फैसले को गलत बताते हुए कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन को आज ये बीजेपी की, एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते। तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते। वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता, वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। और मेरा मानना यह है कि जितने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको परमिट नहीं करना चाहिए। कौन सी आरएसएस जिस पे महात्मा गांधी की हत्या पर संदिग्ध भूमिका के कारण प्रतिबंध लगा था, फिर बाद में वो प्रतिबंध हट गया, पर पिछले 60 साल से ज्यादा प्रतिबंधित रहे, सरकारी कर्मचारी न अटेंड कर सके। तो अब आज 10 साल तो भाजपा रही, अटल जी रहे, कांग्रेस सरकार रही, किसी ने ये छूट नहीं दी। फिर आज आरएसएस को छूट मिली है, तो कल दूसरे सांप्रदायिक संगठन है कुछ, वो भी कहेंगे कि जब उनको मिली तो हमें मिलो। तो क्या करना है, सरकारी कर्मचारी को निष्पक्ष नहीं रखना। नड्डा साहब ही तो बोले थे कि हमें उनके राजनीतिक समर्थन की जरूरत नहीं, हम ऐसे जीत जाएंगे, यानी वो पॉलिटिकल है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया है। जयराम रमेश ने लिखा, 1966 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने ये बैन लगाया था, जिसे 58 साल बाद केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर हटा लिया। इसके साथ ही जयराम रमेश ने लिखा है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग ने प्रतिबंध हटाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। पहले सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रम पर न सिर्फ प्रतिबंध लगा हुआ था, बल्कि शामिल होने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान भी था। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में बड़ा मोड़ आने वाला है। माना जा रहा है कि अगर ट्रंप अमेरिका का चुनाव जीत जाते हैं तो हमास पर होगा अब तक का सबसे बड़ा अटैक। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। हमास का इजराइल से जब से युद्ध शुरू हुआ है, तब से प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने नेतन्याहू को कई बार मुश्किल में डाला है। कभी हथियारों की सप्लाई पर ब्रेक लगाकर, तो कभी इजराइल पर युद्ध अपराध की तोहमत लगाकर। लेकिन अब इस वॉर में नेतन्याहू को सुपर पावर अमेरिका की फुल फोर्स मिलने वाली है।
अमेरिका में सत्ता बदलते ही इजराइल के सारे संकट एक झटके में खत्म हो जाएंगे। इसका ऐलान पूर्व राष्ट्रपति और आगामी चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। ट्रंप ने हमास को सीधी चेतावनी दी है कि उनके राष्ट्रपति का पद संभालने से पहले हमास सुधर जाए, वरना फर्स्ट एक्शन हमास पर होगा। ट्रंप की दो टूक, हमास सफाया करूंगा। बंधक रिहा नहीं हुए तो पूरा गाजा तबाह। नेतन्याहू को मिली ट्रंप पावर, अटैक मोड में इजराइल। यमन हो या लेबनान, घर में घुसकर धमाका। सुपर पावर का स्टाइल फोड़ डालेगा इजराइल। 7 अक्टूबर 2023 की तारीख से शुरू हुए इस युद्ध को हमास के खात्मे तक जारी रखने की धमकी इजराइल देता रहा है। इजराइल अपने बंधकों की रिहाई तक जंग जारी रखने का ऐलान कर चुका है, लेकिन ना हमास खत्म हो रहा है, ना ही हमास के लड़ाके इजरायली बंधकों को रिहा कर रहे हैं। नतीजे में इजराइल गाजा को बर्बाद कर चुका है, रफा को बारूदी कब्रिस्तान बना चुका है। फिलिस्तीन नाम के एक मुल्क की तबाही का यह दौर अब और भीषण हो चला है। वजह है इजराइल के तूफानी हमले। ये तस्वीरें देखिए, गाजा शहर की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। खंडहर में तब्दील गाजा, जहां देखिए मलबा ही मलबा है। जमींदोज हुए मकान है, मस्जिदें, मलबों में अपनों को तलाशते लोग हैं। जुमे की रात गाजा में कहर टूटा। इजराइल ने पूरे गाजा को धुआं धुआं कर दिया। अंधाधुंध रॉकेट धमाके होते रहे, रह रहकर मिसाइलें फटती रहीं। जंगी जेट और टैंक से भी बारूद बरसता रहा। इजराइल ने गाजा की गलियों को गोलियों के खोखे से पाट दिया, लेकिन इजराइल का